नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से लोकल था, जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी में अपने गांव से ज्यादा दूर गए ही नहीं, उसने पूरी दुनिया के व्यापार, एक्सपोर्ट्स और जीडीपी पर अपना दबदबा कैसे बना लिया। आज हम स्रोतों के आधार पर आज से ठीक 1000 साल पहले के भारत का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये आर्थिक महाशक्ति कैसे काम करती थी। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इतिहास शब्द का जो मूल अर्थ है ना, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। इति हे आस का मतलब ही होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। आज हम जो भी स्रोत और डेटा देखने वाले हैं वो बिल्कुल इसी वास्तविकता पर आधारित हैं। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो जमीनी हकीकत है जिसने उस दौर में पूरी दुनिया को हैरान कर रखा था। आज 21वीं सदी में हमारे पास हवाई जहाज हैं, स्मार्टफोन्स हैं और पलक झपकते ही होने वाला डिजिटल कॉमर्स है। दुनिया एकदम छोटी सी लगती है, लेकिन एक पल के लिए इन सारी आधुनिक चीजों को भूल जाइए। 1000 साल पीछे 1000 ईस्वी की दुनिया में चलते हैं। वहां क्या था? सिर्फ बैलगाड़ियां, सामान के बदले सामान देने वाला बार्टर सिस्टम और पूरी तरह से स्थानीय बाजार। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया के मुकाबले वो जिंदगी बहुत ही धीमी और बिल्कुल बुनियादी थी। आधुनिकता के बिना वो दुनिया कैसी थी और सफर करने की क्या सीमाएं थी, आइए इसे समझते हैं। 150 से 200 किलोमीटर, ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस दौर में एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में, जी हां पूरे जीवन काल में, 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर शायद ही कभी जाता था। चलने के लिए सिर्फ अपने पैर थे या फिर नावें, घोड़े और बैलगाड़ियां। मतलब इंसान की पूरी दुनिया बस एक बहुत ही छोटे से दायरे में सिमटी हुई थी। लेकिन इस छोटे से दायरे के बावजूद उस वक्त का जो भौगोलिक फैलाव था वो हैरान करने वाला है। स्रोतों के मुताबिक तब कुल आबादी करीब 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो उस समय चीन और यूरोप के साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में गिनी जाती थी। विविधता इतनी ज्यादा थी कि हर 12 गांव के बाद बोली बदल जाती थी। और अगर सीमाओं की बात करें तो इसमें आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो शामिल थे ही, साथ ही अफगानिस्तान, ईरान और ओमान तक फैला हुआ था। एक बेहद विशाल और विविध भूभाग। तो सबसे अहम बात यह है कि आखिर यह समाज एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति कैसे बना। ये डेटा देखिए, ये सच में आंखें खोलने वाला है। 1000 साल पहले पूरी दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का 30% हिस्सा सिर्फ इसी एक क्षेत्र से आता था। जरा सोचिए, चीन 25% पर था और पूरा यूरोप मिला के सिर्फ 11%। ये आंकड़े बिल्कुल साफ बताते हैं कि कैसे इतने सीमित यातायात वाले समाज ने दुनिया के व्यापार और जीडीपी पर इतना जबरदस्त कंट्रोल कर रखा था। वो उस दौर के निर्विवाद ग्लोबल लीडर थे। अब सवाल यह है कि वो कौन से सामान थे जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को इतनी ऊर्जा दी, खासकर मसालों के व्यापार ने। इस बेजोड़ एक्सपोर्ट के पीछे सबसे बड़ा हाथ था हमारे मसालों का। दुनिया भर में इनकी भारी मांग थी और इनकी खुशबू यूरोप के बाजारों तक को खींच लाती थी। इसके अलावा बेहतरीन क्वालिटी के सूती और रेशमी कपड़े, बड़ी बड़ी भट्टियों में एक साथ हजारों की तादाद में बनने वाले मिट्टी के बर्तन और खिलौने, और इसके साथ ही कमाल के इत्र और धार्मिक चीजें। यही वो बड़े पैमाने पर होने वाला प्रोडक्शन था जिस पर इस शानदार ग्लोबल जीडीपी की पूरी इमारत टिकी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इतना बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट एकदम ग्राउंड लेवल पर गांव की व्यवस्था पर टिका हुआ था। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि तब 90% आबादी गांवों में रहती थी और सिर्फ 10% शहरों में। और ये गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। लोग खेती करते थे, बारिश का पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाते थे और पीढ़ियों से चले आ रहे अपने पुश्तैनी काम करते थे। यही आत्मनिर्भरता, यही सिस्टम इस पूरे देश की मजबूत अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ था। उस दौर की अर्थव्यवस्था 2 अलग अलग पटरियों पर एक साथ दौड़ती थी। बड़े व्यापार और महंगी चीजों को खरीदने के लिए सिक्कों का इस्तेमाल होता था, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए क्या? उसके लिए बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय बहुत बढ़िया काम करता था। जरूरत पड़ी तो कपड़े या बर्तनों के बदले सीधे गेहूं, फल या चावल बदल लिए। ये तरीका आसपास की जरूरतों को तुरंत पूरा करने के लिए एकदम परफेक्ट था। 1000 ईस्वी का यह समाज सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। आइए इसकी शिक्षा, समाज और वास्तुकला के ताने बाने को समझते हैं। गुरुकुल का जो सिलेबस था ना, वो अपने समय से बहुत आगे था। खगोल विज्ञान और गणित से लेकर मेडिसिन, सर्जरी, खेती के तरीके, अकाउंटिंग, कानून और यहाँ तक कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी सिखाई जाती थी।
ये शिक्षा प्रणाली इतनी बेहतरीन थी कि 18 पारंपरिक कलाओं को सीखने के लिए सिर्फ यहाँ के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी छात्र खींचे चले आते थे। और अगर सामाजिक जीवन की बात करें तो शादियों का तरीका बड़ा ही अनोखा था। ये कोई एक दिन की रस्म नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा उत्सव होता था। शादियां अपने गांव या गोत्र के बाहर होती थीं। शुरू के कुछ दिन तो बैलगाड़ी से दूसरे गांव तक सफ़र करने में ही निकल जाते थे। फिर वहां पहुंचने पर पूरा का पूरा गांव मिलकर स्वागत करता था और अगले कई दिनों तक जश्न चलता था। ये सच में पूरे समुदाय के लिए खुशियां मनाने का एक बहुत बड़ा मौका होता था। अब जरा घर बनाने के तरीकों की तुलना करते हैं। आज हम सीमेंट से घर बनाते हैं, जो मुश्किल से 35-40 साल टिकते हैं। लेकिन 1000 साल पहले जो घर मिट्टी, हाथ से बनी ईंटों और चूने से बनते थे, उनकी उम्र 500 से 1000 साल तक होती थी, बिना किसी प्रदूषण के। इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन, ये सच में आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। अब इस जानकारी में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है, वो ये है कि कैसे इतनी दौलत के बावजूद ये सोने की चिड़िया बिखरने लगी। इतनी अपार संपत्ति और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 होने के बावजूद एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो थी राजनीतिक विखंडन। पूरा का पूरा इलाका पल्लव, चोल, पांड्य, राष्ट्रकूट और चालुक्य जैसे कई अलग अलग राजवंशों में बटा हुआ था। कोई एक अकेला मजबूत और एकीकृत लीडर नहीं था। इस पावर कॉम्प्लेक्स और आपसी बंटवारे ने इन बेहद अमीर राज्यों को बाहरी खतरों के सामने बहुत ही कमजोर बना दिया था। और स्रोत बताते हैं कि इसी राजनीतिक बंटवारे का नतीजा था कि 9वीं सदी के आसपास अफगानिस्तान के रास्ते बाहरी आक्रमण शुरू हो गए। आगे चलकर इन्हीं वजहों से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इन हमलों का सीधा सा मकसद था उत्तर भारत और खासकर दिल्ली पर कब्जा करना, क्योंकि भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों के हिसाब से वही तो उस वक्त ग्लोबल व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। और ये पूरा विश्लेषण हमें बहुत ही खूबसूरती से एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर कौन सा युग बेहतर जीवन देता है? क्या आज का ये हाईटेक लेकिन भागदौड़ और तनाव से भरा वक्त, या 1000 ईस्वी की वो शुद्ध, अपनी जड़ों से जुड़ी और आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध दुनिया? आज की इन सुख सुविधाओं की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।